हेलो स्टूडेंट, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज की क्लास 7। इसमें अपने देखेंगे 100 के बाद वाले परसेंटेज के आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 7। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 7। अपने पास है आर एस अग्रवाल बुक का 101 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज का। इसमें ये कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो देखिए आधे घंटे को अपने लिख सकते हैं 1/2 आवर, और अगर मैं इसे मिनटों में बदल दूं तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो ये अपना बदल जाएगा 30 मिनट्स में। और अगर मैं आगे इसे 60 से मल्टीपल कर दूं तो ये बन जाएगा 1800 सेकंड। यानी कि मैंने आधे घंटे को सेकंड में चेंज कर लिया और इसके सेकंड बने 1800। अब देखिए मेरे को परसेंटेज चाहिए 1 मिनट 10 सेकंड का। तो अगर मैं 1 मिनट 10 सेकंड को सेकंड में बदलूंगा तो 60 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड एक्स्ट्रा है, तो अपने पास में हो गए 70 सेकंड। अब अपने को इन 70 सेकंड का परसेंटेज निकालना है 1800 में से। देखिए जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर, जितने में से चाहिए वो नीचे और गुना में 100। तो अपने को परसेंटेज चाहिए 70 का 1800 में से चाहिए, तो 1800 को मैंने नीचे लगाया और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100 डाल दिया। अब 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब अगर मैं आगे से काटता हूँ 2 के टेबल पे तो 35 से कट गया 2 बार 70 और 9 से कट गया 2 बार 18। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 3.89% और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 102 नंबर। ये कह रहा है 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। यानी कि ये पूछ रहा है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। देखिए सबसे पहले मैं 6.8 केजी को ग्राम में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो जैसे मैंने इसे 1000 से मल्टीपल किया तो मेरे पास में आ गया 68000 ग्राम। यानी कि 6.8 केजी का मेरे पास में बन गया 6800 ग्राम। अब मेरे को 6800 ग्राम में से 17 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जिसका परसेंटेज फाइंड करना है वो ऊपर, जितने में से करना है वो नीचे और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब अगर मैं दोनों को 17 के टेबल से काट दूं तो ये कट जाएगा 17 से एक बार और ये कट जाएगा 17 से 4 बार। तो मेरे पास आ गया 1/4 और 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25%। यानी कि सी वाला अपना आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड वे है कि अगर मैं 6800 ग्राम को 100% मान लूँ कि 100% की जो वैल्यू है वो 6800 ग्राम है, तो मेरे पास 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 68। लेकिन मेरे को जो चाहिए वो चाहिए 17 ग्राम की वैल्यू। तो अगर मैं 68 को डिवाइड करूंगा 4 से तो मेरे पास आ जाएगा 17 ग्राम। इसी तरह अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा 4 से तो मेरे पास आ जाएगा 1/4%। यानी कि 1/4% जो है वो 17 ग्राम के इक्वल है और 1/4 को अपने लिख सकते हैं 0.25%। आपको जो भी समझ में आया आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 103 नंबर। ये कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। यानी कि ये कह रहा है 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत जो है वो 2 क्विंटल होता है। देखिए 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 2 क्विंटल में मेरे पास हो जाएगा 200 केजी। पहले मैंने दोनों का यूनिट बराबर कर लिया, यानी कि 2.5 केजी
और 2 क्विंटल यानी कि 200 किलोग्राम। अब देखिए जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, तो 200 केजी का मैंने परसेंटेज निकालना है, जिसके बेस पे निकालना वो नीचे, तो 2.5 केजी नीचे और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। अब जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2000 गुना 100 और बटा में मेरे पास हो जाएगा 25। अब अगर मैं 25 से 2000 को काटूंगा तो ये कट जाएगा 80 पर, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 8000 परसेंटेज। दूसरा कि अगर मैं 100% मान लूँ 2.5 को, यानी कि 2.5 जो है वो 100% के बराबर है, ये इसका सेकंड वे है। तो मेरे को यहाँ चाहिए 200 किलो, तो अगर मैं इसको इनटू 80 करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 200 केजी, 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम कितना होता है? 200 किलोग्राम हो जाता है 2 क्विंटल। तो मेरे पास में 2.5 केजी को जब मैंने 80 से मल्टीपल किया तो मेरे पास में आ गया 200 किलोग्राम जो मेरे को चाहिए। तो इधर अगर मैंने 80 से मल्टीपल किया तो मैं इधर भी 80 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो मेरे पास में आ जाएगा 8000 परसेंटेज, यानी कि 8000 परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल होती है, और यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अपने पास 104 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का। ये कह रहा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो देखिए सबसे पहले अपने को जिसका परसेंटेज चाहिए वो है 75 मिलीलीटर, इसका अपने को प्रतिशत चाहिए, और जिसके बेस पे चाहिए वो है 1.75 लीटर। तो देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो अगर मैं 1.75 को 1000 से गुणा कर दूं तो ये बदल जाएगा 1750 मिलीलीटर में। अब जैसा कि अपने पीछे किया था कि जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर रखा जाता है, जितने में से चाहिए वो नीचे रखा जाता है, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। अब जैसे ही मैं से काटता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 25 के टेबल से 3 पे कट गया और ये 25 के टेबल से 7 पे कट गया, तो मेरे पास फाइनल आ गया 30/7। और जैसे ही मैं 30 में 7 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 4, 2/7%, और यही अपना आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 105 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? यानी कि अपने को 30 क्विंटल का परसेंटेज चाहिए 2 मैट्रिक टन में। देखिए 1 मैट्रिक टन में जो होता है वो 10 क्विंटल होता है, तो 2 मैट्रिक टन में जो हो जाएगा वो अपने पास में हो जाएगा 20 क्विंटल, यानी कि ये कह रहा है 20 क्विंटल का कितने प्रतिशत 30 क्विंटल होगा। तो देखिए अपने को जो परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 30 क्विंटल का, तो जिसका परसेंटेज चाहिए वो रहेगा ऊपर, और जिसके बेस पे चाहिए 20 के वो रहेगा नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। तो जैसे मैं से काटूंगा तो 0 से 0 कट गया, तो अपने पास में आ गया 300/2, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150%, यानी कि 150%। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 106 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 80 का 7.2% का रूट बराबर क्या होगा? ये बोल रहा है 80 का 7.2 परसेंटेज हटेगा तो बटे में लग जाएगा 100, और इस सारे का रूट अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए जैसे ही पॉइंट हटा तो नीचे लग गया 0। अब अगर मैं इसे लिखता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 80 गुना 72/1000 का रूट। अब अगर मैं इसे काटता हूं तो मैं इसे काट सकता हूं, देखिए ये मेरा कट जाएगा
25 के टेबल से 4 बार, यानी कि 250 से 4 बार, और ये मेरा कट जाएगा 18 के टेबल पे 4 पे, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर इसे अपने नेक्स्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 8 गुना 18 और बटे में हो गया 25। 8 का 18 मल्टीपल होता है 144, तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 25, और इसका रूट अब मैं इसे लिख सकता हूँ 144 का रूट बटा में 25 का रूट। 144 12 का रूट होता है और 25 5 का रूट होता है, तो अपने इसे लिख सकते हैं 2.4, और यही अपना आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपने पास 107 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? तो देखिए, मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाए थे कि अगर किसी फ्रैक्शन के अंश में और हर में वो वृद्धि या कमी करता है प्रतिशत में, तो अगर वृद्धि करता है तो उसे जोड़ दो, और कमी करता है तो उसे माइनस कर दो और उसे लिख लो। तो ये कह रहा है भिन्न के अंश में 15% वृद्धि होती है, तो अपने इसे 100 में जोड़ा, ये हो गया 115, और फिर ये कह रहा है हर में 8% की कमी करता है, तो इसे 100 में से माइनस करके अपने लिख लिया 92। उसके बाद मैंने कहा था कि जो भी आपके पास प्लस और माइनस करने के बाद बना है उसे उस क्वेश्चन में दी गई जो भी फ्रैक्शन है उससे उल्टा करके मल्टीपल कर दो। तो 115/92 को अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 92/115। अब अपने इसे काट लेते हैं, तो जैसे इसे अपने काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटा 24 से 23 से 4 पे, और ये कटा 4 से 4 पे। फिर अगर इसे आगे काटेंगे तो ये 23 से कट गया 5 पे, और ये 5 से कट गया 15 3 पे, तो फाइनल अपने पास में आ गया 3/4, और यही मूल भिन्न थी। उसने पूछा था मूल भिन्न या ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए, तो यही अपना आंसर है। ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। जितना अंश या हर में वृद्धि या कमी की जाती है, जो वृद्धि करता है उसे 100 में जोड़ देते हैं, जो कमी होती है उसे 100 में से माइनस कर देते हैं। अंश वाले को ऊपर लिखते हैं, हर वाले को नीचे लिखते हैं, और उस क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन दी होती है उससे फिर इस फ्रैक्शन को जो अपने पास प्लस या माइनस करने पर बनी है उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, और सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 108। इसमें ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या है? देखिए, ये कह रहा है चीनी 10% डिक्रीज हो गया रेट, यानी कि 10% की कमी हो गई। अगर कमी होती है और वो कम या घटा हुआ रेट पूछ रहा है, और ज़्यादा होने पर, परसेंटेज में ज़्यादा होने पर वो ज़्यादा या बढ़ा हुआ रेट पूछे, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट प्राइस पूछ रहा है, यानी कि आज या अब का प्राइस पूछ रहा है। और प्रेजेंट के प्राइस के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था, इंक्रीज या डिक्रीज का प्रतिशत गुना रुपया बटा में 100 इंटू जो भी वजन कम या ज़्यादा आने लग गया, यानी कि वेट। अब जैसे ही इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है 10% गुना में रुपया है 1116 बटा में 100, और चीनी कम या ज़्यादा आने लग गई 6.2 kg। अब जैसे ही पॉइंट हटा तो ऊपर लग गया 0, और 2 0 से ये 2 0 हो गए कैंसिल, तो मेरे पास में आ गया 1116 बटा में 62। अब जैसे ही 1116 को 62 से काटेंगे तो ये चेक कट जाएगा 18 पर, और अपना आंसर आ गया 18 रुपये पर केजी, यानी कि चीनी अब 18 रुपये पर केजी मिलती है, या चीनी का घटा हुआ जो रेट है वो है 18 रुपये पर केजी। ऑप्शन
डी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 109 नंबर क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का। ये कह रहा है यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की कीमत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब क्वेश्चन में दिया गया डाटा सिर्फ परसेंटेज में हो और परसेंटेज 1 से ज़्यादा हो तो पहले परसेंटेज को अपने ए मान लेंगे और दूसरे परसेंटेज को बी मान लेंगे। जो परसेंटेज इंक्रीज का है उसे प्लस में दिखाएंगे और जो डिक्रीज का है या कम का उसे माइनस में। और यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो मेरे पास पहला परसेंटेज है 20, दूसरा परसेंटेज है -20 माइनस दोनों परसेंटेज का गुना कर देंगे 20/20 और बटा में 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया तो अपने पास आ गया माइनस का 400 बटा में 100 और जब 100 से काटेंगे तो अपने पास आंसर आएगा माइनस का 4% और माइनस का मतलब होता है 4% कमी और यही अपना आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 110 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया परसेंटेज है 20% और ये है कटौती का यानी कि कमी का, और ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखिए जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि दिया गया परसेंटेज सिंगल हो और मांगा गया आंसर उससे अपोजिट या उल्टा हो, कम दे के ज़्यादा मांगे या ज़्यादा दे के कम मांगे। तो अपने एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे n अपॉन 100 प्लस माइनस n गुना 100। n दिया गया परसेंटेज है तो अपने पास ये हो जाएगा 20 इंटू में 100 हो जाएगा। और देखिए दिया गया परसेंटेज कम का है तो इसे 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 20 माइनस होगा तो बचेगा 80। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 80 को काटेगा 4 पे और 4 100 को काट देगा 25 पे। तो अपना आंसर आ गया 25% की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 111 नंबर। ये कह रहा है किसी वस्तु पर दलाली 4% से बढ़कर के 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। देखिए ऐसा मान लेते हैं कि कोई एजेंट था जिसको पहले कमीशन मिलता था 4% और अब उसको कमीशन मिलने लग गया 5%, यानी कि उसकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन अब भी उसकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई। तो ऐसा मान लेते हैं कि पहले वो 5 प्रोडक्ट बेचता था और अब वो प्रोडक्ट बेचने लग गया 4, यानी कि उसकी इनकम पहले जितनी है, पहले जितना वो रुपया कमाता था वो अब भी उतना कमाता है, जबकि उसका कमीशन पहले से बढ़ चुका है। तो अपने इसको उल्टा लिख देते हैं कि 4% कमीशन से कमीशन हो गया 5%। तो पहले अगर वो 5 प्रोडक्ट बेचता था तो अब वो प्रोडक्ट बेचने लग गया 4। उसके व्यापार में जो कमी आ गई वो आ गई 1 प्रोडक्ट की, और कमी का जो प्रतिशत है वो हमेशा ज़्यादा पे निकलता है। तो उसका 1 प्रोडक्ट कम हो गया 5 प्रोडक्ट पे और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20%, यानी कि उसके व्यापार में 20% की कमी आ गई। दूसरा इसे करने का तरीका है कि मान लिया कि पहले वो 100 रुपये का व्यापार करता था तो उसको कमीशन मिलता था 4% यानी कि 4 रुपये, और अब ऐसा मैं मान लेता हूँ कि अब वो x रुपये का व्यापार करता है और कमीशन उसे अब भी 4 रुपये का मिलता है, यानी कि उसकी आय अपरिवर्तित है, लेकिन अब उसको कमीशन मिलता है 5%, यानी कि इनकम उसकी अब भी उतनी है, यानी कि x का जो 5% है वो है 4 के बराबर। तो जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कट गया 20 पर और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ गया x बराबर 80, x बराबर 80, यानी कि वो पहले 100 रुपये का व्यापार करता था
अब वो व्यापार कर रहा है 80 रुपए का। तो पहले वो करता था 100 का व्यापार, अब वो कर रहा है 80 का व्यापार, तो उसके व्यापार में कमी आ गई 20 रुपए की। तो जो 100 पे होता है वो प्रतिशत ही होता है, तो उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आ गई? 20% की कमी आ गई। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 112। इसमें ये कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या चेंजिंग होगी या कुछ भी। तो देखिए अपने पास में यहाँ पे 2% है, पहला 20% वृद्धि और दूसरा अपने पास है 20% कमी। तो मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि वाला है उसे अपने प्लस से दिखाएंगे और जो कमी वाला है उसको अपने माइनस से दिखाएंगे। और जब परसेंटेज 1 से ज़्यादा हो तो अपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। जब दिया गया डाटा सिर्फ परसेंटेज हो और 1 से ज़्यादा बार हो। तो देखिए अपने पास पहला परसेंटेज है 20, दूसरा है -20, तो यहाँ अपने कर देंगे माइनस, फिर 20 इंटू 20 अपॉन 100। जैसे इसे सॉल्व करेंगे 20 प्लस से 20 माइनस कैंसिल हो गया और अपने पास आ गया माइनस का 400 बटा में 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 4% और माइनस का मतलब होता है 4% की कमी। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 113। इसमें ये कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने ये देखते हैं, ये कह रहा है अमन का जो खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। अगर मैं विमल का खर्च 100 मान लूँ तो अमन का खर्च हो जाएगा 130 और इन दोनों का रेशो हो जाएगा 13:10। 10 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद ये कह रहा है जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। तो अगर मैं रमन का खर्च 100 मान लूँ तो विमल का खर्च हो जाएगा 90 और जैसे इसे 10 से काटते हैं तो इसका रेशो हो जाएगा 9:10। देखिए विमल इन दोनों में कॉमन है तो मैं विमल का रेशो इक्वल कर लेता हूँ। इक्वल करने के लिए मैं इन दोनों को 9 से मल्टीपल कर देता हूँ और इस रेशो को मैं 10 से मल्टीपल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 9 को 13 से मल्टीपल करूँगा तो अमन का रेशो आ जाएगा 117 और जैसे ही मैं 9 को 10 से मल्टीपल करूँगा तो विमल का रेशो आ जाएगा 90। अब जैसे मैं इस रेशियो को इस 9 से मल्टीपल करूँगा तो विमल का रेशो हो जाएगा 90 और इस 10 को इस 10 से मल्टीपल करूँगा तो रमन का रेशो हो जाएगा 100। देखिए मेरे पास तीनों का सिंगल सिंगल रेशो आ गया। अमन 117, विमल 90 और रमन 100। अब देखिए इसने बोला तीनों का टोटल खर्चा, तो मैं यहाँ से सभी के रेशो का टोटल कर लूँगा। जैसे मैं इसका टोटल करूँगा तो 117 प्लस 90 और प्लस 100, जब इन तीनों का टोटल करूँगा तो मेरे पास तीनों का टोटल रेशो हो जाएगा 307। अब मेरे पास तीनों का टोटल रेशो है 307 रेशो और तीनों का टोटल खर्चा है 6447। अब जैसे ही एक रेशो के लिए मैं इसे डिवाइड करूंगा 6447 को 307 से तो मेरे पास एक रेशो की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21 रुपये, यानी कि एक रेशो 21 रुपये के बराबर है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है अमन का खर्चा बताइए। तो देखिए अमन का जो रेशो है अपने पास वो है मेरे पास 117 और एक रेशियो की वैल्यू है 21। तो मैं 117 को 21 से मल्टीपल कर दूंगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 21 तो 117 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। और जैसे ही मैं इसे मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2457 रुपये और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 114 नंबर। ये कह रहा है 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा
मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे और टिन का जो मिश्रण है उसमें जो शीशे की वैल्यू है या जो शीशा है वो है 60%। अब ये कह रहा है इसमें कितना शीशा और मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए कि बनने वाले मिश्रण में जो शीशे का प्रतिशत है वो हो जाए 75%। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी मिक्स किया गया या मिलाया गया निकाला गया पूछे तो अपने परसेंटेज में एक फार्मूला लगाते हैं, लिक्विड या घोल इनटू प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर और बटा में बाद वाला प्रतिशत, बटा में बाद वाला प्रतिशत। मिलाने या निकालने के बाद, मिलाने या निकालने के बाद जो प्रतिशत बनता है वो नीचे रखा जाता है। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन थी कि जो मिलाया जा रहा है और जो प्रतिशत दिया है वो सेम नहीं होना चाहिए। ये इसमें क्या मिला रहा है, शीशा। तो इस क्वेश्चन में शीशे का प्रतिशत नहीं होना चाहिए, अपने टिन का प्रतिशत चाहिए। तो देखिए मैंने बताया था जो भी परसेंटेज दिया उसे 100 में से माइनस कर दीजिए। अगर मैं 100 में से 60 माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 40%, और अगर मैं 100 में से 75 माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 25%। तो ये क्वेश्चन बन गया कि 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 40% टिन था, कितना शीशा मिलाएं कि टिन 25% हो जाए। तो जैसे ही मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूं तो देखिए अपने पास लिक्विड है 50, परसेंटेज का अंतर अपने पास में हो गया 40 और 25 का अंतर 15, और बटा में शीशा मिलाने या निकालने के बाद जो परसेंटेज बना वो है 25, यानी कि बाद वाला परसेंटेज हो गया 25। अब जैसे ही मैं इसे काटता हूं तो ये 25 से कट गया 2 पर, और 2 का 15 मल्टीपल होता है 30, और मामला केजी में है। तो अपना आंसर आ गया कि 30 किलोग्राम शीशा और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 150। इसमें ये कह रहा है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। लवण मतलब साल्ट, नमक का प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये कह रहा है 12 लीटर लिक्विड है या घोल है जिसमें 7% नमक है यानी कि लवण या साल्ट है। ये कह रहा है इसमें से 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया यानी कि निकाल दिया गया, तो बाकी में साल्ट का प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, न्यू परसेंटेज, और ये फार्मूला था लिक्विड इनटू प्रतिशत बटा में न्यू लिक्विड। लिक्विड को आप हिंदी में घोल भी लिख सकते हो, और मैंने कहा था जो निकाला या मिलाया जा रहा है उसी का परसेंटेज ना तो पूछे ना दिया हुआ हो। तो देखिए इसमें से जो निकाला गया वो था पानी, और जिसका प्रतिशत पूछा जा रहा है वो है साल्ट। ये दोनों अलग अलग हैं, और पहले नमक का प्रतिशत था 7% और उसी नमक का नया प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसीलिए इस फार्मूले को नाम दिया है न्यू परसेंटेज। तो हमने इस फार्मूले में डाटा को अप्लाई कर देते हैं। लिक्विड है अपने पास 12 इंटू प्रतिशत दिया हुआ है अपने पास में 7, और बटा में 12 में से 4 लीटर लिक्विड या 4 लीटर पानी निकाल दिया गया तो बाकी बच गया 8। तो हमने इसे करेंगे 12 इंटू 7 और बटा में 8। अब जैसे ही अपने इसे काटते हैं तो ये 4 से कट गया 3 पर, और ये 4 से कट गया 2 पर। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 21/2, जिसे अपने लिख सकते हैं 10.5% या 10.5%। अब उस लिक्विड में, अब उस घोल में जो है नमक का प्रतिशत हो गया 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 116 नंबर। इसमें ये कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी ने 40 अंक लिए तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। तो देखिए मैंने इससे पीछे क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने बोला था जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट सिंगल हो, स्टूडेंट एक ही दिया हुआ हो
और क्वेश्चन में पास का परसेंटेज पहले से दिया हुआ हो, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 35, और मार्क्स 2 बार दिए हों, नंबर या अंक कितनी बार दिए हों, 2 बार, तो इसमें लिखा है 40 अंक लिए और 30 अंकों से फेल हो गया। एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा था जब क्वेश्चन में परसेंटेज स्टूडेंट सिंगल हो, पास का परसेंटेज दिया हुआ हो और उसके साथ मार्क्स 2 बार दिए हुए हो, तो मैंने कहा था फेल वाली कंडीशन में मार्क्स को ऐड करके परसेंटेज के बराबर रख देना है। तो मेरे पास में परसेंटेज है 35% और मार्क्स मेरे पास में है 40 और वो 30 से फेल हो रहा है, तो मैंने मार्क्स को ऐड किया और बराबर रख दिया पास परसेंटेज के। तो मेरे पास कंडीशन आ गई 35% इक्वल टू 70। अब अगर मैं इसे दोनों तरफ 35 से काट देता हूँ तो ये 35 से कट गया 1 पर और ये 35 से कट गया 2 पर, यानी कि 1% की वैल्यू मेरे पास में आ गई 2। अब अगर मैं 1 को 100 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 100% और 2 को मैं 100 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 200। और किसी भी एग्जाम में 100% से ज़्यादा या अधिकतम मार्क्स नहीं होते। तो अपना आंसर आ गया कि इस एग्जाम में अधिकतम जो मार्क्स थे, अंक थे, वो थे 200 अंक। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 117। ये कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखिए, पूर्णांक का मतलब है मार्क्स। तो मैंने माना ये जो एग्जाम था ये 100% मार्क्स का था। कोई भी एग्जाम कितने का होता है? 100% मार्क्स का होता है। इसमें से ए ने लिए 60% और बी ने इस एग्जाम में लिए 100 का 30%। अगर मैं दोनों की बात करूं तो इसके 60 हैं और इसके 30 हैं, तो दोनों के मार्क्स का जो टोटल है वो मेरे पास हो गया 90%। और इधर ये कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है वो 783 है। अब अगर मैं दोनों तरफ 9 से काट दूं तो ये 9 से कट गया 10 पर और ये 9 से कट गया 87 पर। अब अगर मैं इसे 10 से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 100% और इसे अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 870। और किसी भी एग्जाम में जो पूर्णांक होते हैं या हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 100% होते हैं। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 118 नंबर। ये कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? यानी कि बोल रहा है कैंडिडेट, किसी एग्जाम में कैंडिडेट का 5% अयोग्य घोषित हो गया, यानी कि इनवैलिड या फेल हो गया। देखिए, इसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। तो अपना ऐसे मान लेते हैं कि 100% टोटल कैंडिडेट थे जिनमें से 5% अयोग्य हो गए, तो अपने पास कैंडिडेट रह गए 95%। अब इन 95% को मैं दोबारा से मान लेता हूं 100%, यानी कि जो बच गए 95 मैंने इनको एक बार 100% मान लिया। ये कह रहे इन 100% में से 85% सामान्य वर्ग के थे, तो बाकी बच गए 15%, ये अन्य वर्ग से थे। और इन 15% की वैल्यू दी हुई है 4275। ये कह रहा है 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से थे। अगर 100 टोटल थे, 100 में से 85 सामान्य वर्ग से मान ले तो अन्य वर्ग से हो गए 15%। अब अगर मैं दोनों साइड में 15 से काट दूं तो ये 15 से कट गया 1 पे और ये 15 से कट गया 2, उसके बाद 8 और 5। 1% की वैल्यू 285, तो 100% की मेरे पास वैल्यू आ गई 28,500, यानी कि 100% था मेरे पास 28,500। अब ये जो 100% निकला ये वो अभ्यर्थी निकले जो योग्य थे। लेकिन अगर अपने अब इसको देखें तो देखिए, योग्य जो उम्मीदवार हैं वो अपने पास कितने हैं? 95%। और इन्हीं को मैंने कितना माना था? 100%। तो योग्य उम्मीदवार मेरे पास है 95% और इधर मेरे पास योग्य उम्मीदवार है 28,500। तो अगर मैं इसे 95 से काटता हूं तो मेरे पास आ गया 1%।
और इसे 95 से काटता हूं तो मेरे पास आ गया 300। इसे 100 से गुणा करेंगे तो 100% और इसे 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 30,000। तो उस एग्जाम में टोटल कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था? 30,000 ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है अपने पास में कि मैं टोटल कैंडिडेट को एक्स मान लेता हूं कि टोटल कैंडिडेट कितने थे? एक्स। ये कह रहा 5% अयोग्य हो गए, तो एक्स का 5% अयोग्य हो गया तो योग्य कितना बचा? 95%। और ये कह रहा जो 95% था, जो बचा, जो 95% था उसमें से 85% सामान्य वर्ग के थे। अगर 85% सामान्य वर्ग के थे तो 95 का 15% किसके हो गए? अन्य वर्ग के। और ये कह रहा है अन्य वर्ग के कितने थे? 4275। यानी कि x का 95% और उसका फिर 15% बराबर 4275। अब जैसे मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 4275 गुना 100 गुना 100 और बटा में मेरे आ जाएगा 95 गुना 15। अब जैसे ही मैं 95 को 15 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1425 और 14 से 25 से ये मेरा कट गया 3 पर, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 30,000। ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 119। ये कह रहा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81, 66 और 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? देखिए इस क्वेश्चन को अपने एवरेज से करते हैं। मैंने माना वो ये कह रहा है कि 4 सब्जेक्ट थे, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 सब्जेक्ट थे। उसे चारों में टोटल 70% अंक मिले। देखिए ये सब्जेक्ट भी 100 का है, ये सब्जेक्ट भी 100% का है, ये सब्जेक्ट भी 100% का है और ये भी 100% का है। लेकिन उसने चारों में कितने फाइंड किए? 70%, 70%। अब देखिए अगर वो पहले में भी 70 फाइंड करे, दूसरे में भी 70 फाइंड करे, तीसरे में भी 70% फाइंड करे और चौथे में भी 70% फाइंड करे, तो उसके ओवरऑल कितने बन जाएंगे? चारों सब्जेक्ट में या सारे एग्जाम में बन जाएंगे 70%। लेकिन ये कह रहा है कि उसने पहले एग्जाम में 81% फाइंड किया, दूसरे एग्जाम में उसने 66% फाइंड किया और तीसरे एग्जाम में उसने 61% फाइंड किया। तो कुल मिला के अगर अपने देखें तो इन 3 में उसने टोटल, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 208%। यानी कि इन तीनों में उसने कितने परसेंट फाइंड कर लिए? टोटल अपने पास 400% है और उसने इसमें कितना फाइंड कर लिया? 208%। अब देखिए अगर मैं चारों सब्जेक्ट के 70-70% जोड़ूं तो उसे ओवरऑल कितना चाहिए? उसे चारों सब्जेक्ट में 70-70-70, यानी कि उसे चाहिए 70 इंटू 4 280। और इन 280 में से वो फाइंड कितना कर चुका है? 208। तो अगर 280 में से वो 208 फाइंड कर चुका है तो इस 208 को अगर मैं माइनस कर दूं तो बाकी कितना बचा? 72%। यानी कि उसे फोर्थ सब्जेक्ट में 72% मार्क्स लेने होंगे 100% में से, तब उसका ओवरऑल कितना बनेगा? 70%। तो अपना आंसर आ गया 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 120। ये कह रहा है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? यानी कि ये कह रहा है कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हो गए। तो देखिए ये कह रहा है जो गर्ल्स की संख्या है वो है 900 और जो बॉयज की संख्या है वो है 1100। तो अपने पास टोटल जो स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ विद्यार्थी या स्टूडेंट हो गए, वो हो गए 2000। विद्यार्थी कितने हो गए? 2000। अभी अगर 40% लड़कियां पास हो गई, तो अगर 40% लड़कियां पास हो गई
तो 60% लड़कियां हो गई फेल। 900 का अगर मैं 60% निकालता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 900 का 60% बटा में 100, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया 540। 540 लड़कियां फेल हो गई और अगर 1100 में से 50% लड़के पास हो गए तो 50% लड़के हो गए फेल। देखिए 50% का मतलब होता है हाफ, तो 1100 का जो आधा होता है वो होता है 550। तो 550 लड़के या बॉयज हो गए फेल। तो कुल मिला के अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो 2000 में से टोटल 1090 स्टूडेंट क्या हो गए इस एग्जाम में फेल हो गए। और अपने इन्हीं 1090 का परसेंटेज चाहिए। तो देखिए अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2000, तो अपने पास 100% की जो वैल्यू है वो है 2000। अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% की वैल्यू है अपने पास में 20 और अपने को चाहिए 1090। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आधा कर देता हूँ। तो आधे को मैं लिख सकता हूँ 0.5। तो 0.5% की मेरे पास वैल्यू हो गई 10। मैंने इधर 100 से डिवाइड किया तो मैंने इधर भी 100 से डिवाइड किया, इधर मैंने 2 से काटा तो इधर भी मैंने 2 से काटा। अब देखिए मेरे पास में आ गया कि 0.5% कितने के बराबर है, 10 के बराबर। अगर मैं इसे 109 से गुणा कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 1090। और अगर मैं इसको 109 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में हो जाएगा 545। 545 और एक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो मेरे पास में आ गया 54.5% बराबर 1090। यानी कि मेरे पास फेल स्टूडेंट का परसेंटेज आ गया 54.5%। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। दूसरा तरीका अपने पास ये है कि जिन स्टूडेंट का परसेंटेज फाइंड करना है उनको मैं ऊपर रख लूं और जितने स्टूडेंट में से करना है वो नीचे रख लूं। यानी कि फेल स्टूडेंट मैं ऊपर रख लेता हूं, टोटल स्टूडेंट मैं नीचे रख लेता हूं। फेल स्टूडेंट 1090 और टोटल है 2000 और परसेंटेज बनाने के लिए मैं इंटू 100 लगा देता हूं तो भी मेरे पास आ जाएगा 54.5%, 54.5%। और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अंग्रेजी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण फेल हुए तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। यानी कि ये कह रहा है कि कोई एग्जाम था, उस एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट में जो फेल होने वाले थे वो कैंडिडेट थे 42%। इसी एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो फेल हुए वो हो गए 52%। और ये कह रहा है इन दोनों सब्जेक्ट में यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए वो थे 17%। देखिए इस क्वेश्चन की एक खासियत है कि एक फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, एक सेकंड सब्जेक्ट होगा, उसके बाद तीसरा कमेंट इन दोनों का एक साथ होगा, मिक्सचर होगा। यानी कि पहले ये एक बात करेगा, फिर दूसरी बात करेगा और फिर दोनों की कंबाइंड बात करेगा। तो ये कह रहा है मैथ में 42%, इंग्लिश में 52% और दोनों सब्जेक्ट में 17% फेल हो गए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सिंगल सिंगल है इसको अपने ऐड कर देंगे। तो जैसे मैं 42 और 52 को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 94%। और इस 94% में से ये जो डबल वाला परसेंटेज है मैथ प्लस इंग्लिश का एक साथ दिया हुआ है, इसे अपने माइनस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने 94 में से 17 को माइनस किया तो मेरे पास में आ गया 77%। ये जो 77% आया ये अपने पास प्योर फेलियर आ गए। तो देखिए टोटल किसी भी एग्जाम में जो टोटल स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं 100%। और अगर 100 में से मेरे पास में फेल स्टूडेंट 77% है तो मेरे पास में जो पास स्टूडेंट है इस 100 में से मैं 77 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा 23%। यानी कि इस एग्जाम में 23% स्टूडेंट पास हुए और 77% स्टूडेंट फेल हो गए। अब देखिए
ये कह रहा है 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए मेरे पास पास का परसेंटेज है 23 और इधर ये कह रहा है जो पास हुए वो 46 था, यानी कि 23% की वैल्यू 46 है। अब अगर मैं दोनों साइड में 23 से काट दूं तो ये 23 से कट गया 1 पर और ये 23 से कट गया 2 पर। अब अगर मैं दोनों साइड में 100 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 100% और इसे 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 200। तो 100% का मतलब होता है टोटल। तो इस एग्जाम में जो टोटल स्टूडेंट थे या टोटल कैंडिडेट थे वो थे 200 और यही अपना आंसर है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 122 नंबर। ये कह रहा है राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए जब भी परसेंटेज खर्चे से पहले शेष, बकाया, बाकी, पेंडिंग या रिमाइनिंग दिया हुआ हो तो उस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है कि पेमेंट या रुपया इनटू 100 माइनस फर्स्ट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू 100 माइनस सेकंड परसेंटेज अपॉन 100 इनटू 100 माइनस थर्ड परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू सेविंग या बचत या जो बाकी है। देखिए जब भी परसेंटेज से पहले शेष, बकाया, बाकी लगा होता है तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो पेमेंट देगा तो सेविंग पूछेगा और सेविंग देगा तो पेमेंट पूछेगा। तो देखिए अपने पास उसकी इनकम या अमाउंट या पे नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखा पी इनटू पहला खर्चा उसका 20%, तो अगर 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 80/100। दूसरा खर्चा है 15%, अगर 100 में से 15 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 85/100। और तीसरा खर्चा है 30%, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा 70/100 और बराबर उसकी जो बचत है वो है 9,520 रुपये। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने इसे काट देते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये 17 से कट गया 5 पर और ये 20 से कट गया 5 पर। अब देखिए ये 4 से कट गया 2 पर और ये 4 से कट गया 5 पर। अब अगर मैं इस 2 से इस 100 को काट दूं तो मेरे पास आ गया 50। अब अगर इसे आगे करते हैं तो ये हो गया P इंटू 1/50 गुना 17/5 और गुना 7/1 बराबर 9,520। अब अगर मैं इस सारे को इस साइड लेके जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा P गुना या P बराबर 9,520 गुना 50/1 इंटू 5/17 और इंटू 1/7। अब देखिए अगर मैं 17 से इसे काटता हूं तो ये कटेगा 17 5 85, 17 6 102 यानी कि 560 पे। और अगर मैं 7 से 560 को काटता हूं तो ये कटेगा 80 बार। तो मेरे पास आ गया प्रिंसिपल या पेमेंट या इनकम इक्वल टू 80 गुना 50 गुना 5। अब जैसे मैं इसे करूंगा तो इन दोनों का मल्टीपल हो गया 4000 और 4000 का 5 मल्टीपल मेरे पास हो जाएगा 20,000। तो राम की जो मासिक आय है वो अपने पास आ गई 20,000 रुपये। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 123 नंबर। ये कह रहा है नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है, यानी कि नताशा की सैलरी कितनी है? देखिए अपने ऐसा मानते कि नताशा की सैलरी है X रुपए और नताशा ने इसमें से 45% खर्च करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने इसका 60% खर्च किया
तो उसे मालूम चला कि उसने 11,475 रुपये खर्च कर दिए। यानी कि नताशा के वेतन एक्स का 45% का 60% जो है वो 11,475 रुपये है। अब देखिए जैसे ही अपने से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये कट गया 9 से 5 बार और ये कट गया 2 से 5 बार। अब अगर अपने इसे काटेंगे तो ये 2 से कट गया 3 पे, तो मेरे पास आ गया x इंटू 27/100 और बराबर अपना हो गया 11,475। x की वैल्यू के लिए 11,475 और ये इस साइड जाएगा तो ये अपने आप को रोटेट करेगा 100/27। अब देखिए 27 के पहाड़े से ये कट जाएगा 425 पर, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 425 गुना 100 और इसे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 42,500 रुपये। तो नताशा का जो वेतन था वो 42,500 रुपये था। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 124 नंबर। ये कह रहा है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने इसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि पत्नी को देने के बाद जो धन बचा वो धन उसने अपनी बेटी और अपने 5 लड़कों में बांटा। उसने आधा धन किसको दिया, अपनी लड़की को, और बाकी आधा किस में बांट दिया, अपने लड़कों में। यानी कि जितना भी धन था उसको अगर मैं 100% मान लूं तो 50% उसने अपनी लड़की को दे दिया और 50% अपने लड़कों को दे दिया। तो देखिए एक लड़के को उसने 14,000 रुपये दिए। एक लड़के को कितने दिए, 14,000 रुपये। तो 5 लड़कों को उसने टोटल कितना धन दिया, 70,000। और उसने लड़कों को कितना धन दिया है, 50%। यानी कि 50% की जो वैल्यू है वो 70,000 रुपये है। अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो 100% की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 1,40,000। यानी कि उसके पास पत्नी को देने के बाद कितना धन बचा था, 1,40,000। अब अपने इसके दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पत्नी वाले को, कि मान लीजिए उसके पास 100% धन था तो 100% में से उसने 30% किसको दे दिया, अपनी वाइफ को, और बाकी का बचा हुआ जो 70% था वो उसने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी लड़की और अपने 5 लड़कों में। और लड़की और 5 लड़कों में उसने टोटल कितना बांटा था, 1,40,000। यानी कि 70% की जो वैल्यू है वो है 1,40,000। तो अगर मैं दोनों तरफ 70 से काट दूं तो देखिए ये 70 से कट गया 1 पर और ये 70 से कट गया 2,000 पर। अब अगर मैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूं तो अगर मैं इसको 100 से गुणा करता हूं तो ये आ गया 100%, और इसको अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो ये मेरे पास आ गया 2 लाख। तो उस आदमी के पास टोटल कितना रुपया था, 2 लाख रुपया। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि उसने अपनी पत्नी को 30% धन दिया और बाकी उसके पास कितना बचा, 70%। ये 70% उसने अपनी लड़की और 5 लड़कों में बांट दिया। तो इस 70% को मैंने कितना मान लिया, 100%। तो 50% उसकी लड़की लेगी और 50% उसने किस में बांट दिया, अपने 5 लड़कों में। एक लड़के को 14,000 दिया तो 5 लड़कों को कितना मिला, 70,000। अगर 50% की वैल्यू मेरे पास 70,000 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1,40,000। और ये जो 1,40,000 था ये उसने अपनी लड़की और लड़कों में बांटा है। और लड़की और लड़कों में कितना बांटा है, पत्नी को 30% देने के बाद 70%। तो मैंने 70% की वैल्यू रख दी 1,40,000। तो अपने पास 100% की वैल्यू आ गई 2 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 125 नंबर। ये कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो जो उसके वेतन का 4% है तो कश्यप का वेतन कितना है। देखिए, सबसे पहले अपने ऐसा मान लेते हैं कि जो तुलसीराम है और जो कश्यप है, अगर कश्यप का वेतन 100 है, तुलसीराम का वेतन है 120। अगर मैं इसका रेशो बनाऊं तो ये 100 के टेबल से कट गया 5 पर और ये 100 के टेबल से कट गया 6 पर, यानी कि मैंने दोनों को 20 के टेबल से काट दिया। 100 कट गया 20 से 5 पे और 120 कट गया 20 से 6 पे। तो तुलसीराम और कश्यप के वेतन का जो रेशो है वो आ गया 6:5। अब ये अपना पहला पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है यदि तुलसीराम की बचत 720 है, यानी कि ये तुलसीराम की जो बचत है वो बता रहा है 720, जो उसके वेतन का 4% है, यानी कि तुलसीराम के वेतन का 4% 720 के बराबर है। तो अगर मैं इसे 25 से दोनों साइड में गुना कर दूं तो 100% की वैल्यू आ गई मेरे पास में 18,000 रुपये, और 100% कंप्लीट सैलरी होती है। तो तुलसीराम की सैलरी आ गई 18,000 रुपये। अब देखिए, यहाँ मेरे को परसेंटेज से तुलसीराम की सैलरी मिल गई। तुलसीराम की सैलरी है 18,000 रुपये। अब देखिए, तुलसीराम का जो रेशो है वो कितना है, 6, यानी कि जो 6 रेशो है इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 18,000 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू जो अपने पास आ गई वो आ गई 3,000 रुपये, यानी कि एक रेशो 3,000 के बराबर है। कश्यप के पास कितने रेशो हैं, 5, और एक रेशो का 3,000 मिल रहा है, तो 5 रेशो का कितना मिलेगा, 15,000 रुपये। तो कश्यप की सैलरी कितनी थी, 15,000। बी ऑप्शन राइट हो गया। देखिए, ये परसेंटेज की क्लास 7 थी। क्लास 8 में मैं परसेंटेज के नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन रह गए वो करवा करके परसेंटेज के चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। यानी कि परसेंटेज के चैप्टर में आर एस अग्रवाल में 1 से 150 क्वेश्चन है और 27 एग्जाम्पल है। तो मैं 27 एग्जाम्पल करवा चुका हूँ और 25 लास्ट क्वेश्चन को छोड़ करके मैं 7 क्लासेस में पूरी वीडियो डाल चुका हूँ। तो 8th क्लास में अपने परसेंटेज के चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 8 में परसेंटेज की लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।